नमस्कार एवरीवन। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कुछ 5 टॉपिक ऐसे के हिंदी में और 5 इंग्लिश में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिनकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो उसी चीज़ जब वो चीज़ आपको करवाई गई थी, वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाया गया था, तो उसके अंदर इनमें से कुछ एक टॉपिक थे, जैसे कि एक जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर के, क्योंकि जीएसटी इस बार काफ़ी चर्चा में रहा था। जो जीएसटी में जो जीएसटी रिफॉर्म्स हुए थे, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ों की कीमतों में गिरावट आई थी। तो इस वजह से ये काफ़ी चर्चा में रहा था, तो इसलिए इसको करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एक और टॉपिक रहेगा हमारे पास, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड रहेगा। वो हम हिंदी में करेंगे और जीएसटी रिफॉर्म्स हम इंग्लिश में करेंगे। आपके पास आज के दिन को अगर काउंट ना करें तो लगभग 5-6 दिन का वक्त बचा है। तो आप जो भी आपने किया है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। आपके एडमिट कार्ड जो है वो भी आ चुके हैं। आपने जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे आप, तो आपने सिर्फ एक सिंपल आईडी प्रूफ ले जाना है, और साथ में अगर आपने एक डॉक्यूमेंट की फ़ाइल तो ऑब्वियसली आप ले जाते हैं, वो भी ले जाइएगा, क्योंकि जो आपकी डीवी होगी वो बाद में होगी। एक प्रोसेस होता है जिसका सेटअप पहले ही कर दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ अभी वो आपका एक ही दिन में डीवी भी कर लेंगे, टाइपिंग भी करवा लेंगे, रिटन भी करवा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और आपने जो है वो सिर्फ सिंपल आईडी प्रूफ ले जाना है, अपना आधार कार्ड ले जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, आपने वो ले जाना है। और उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि एज के लिए जो है वो सर्टिफिकेट भी देख लेते हैं, मैट्रिक का हो गया इस, तो इसके लिए आप इन सब चीज़ों को ले जा सकते हैं। बाकी कोई अभी आपको ऐसे गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि वो अटेस्टेड करवाने हैं, वहाँ से करवाएं, यहाँ से करवाएं। इन सब की अभी ज़रूरत मुझे लगता है कि नहीं है। इसके इंट्रो शुरू करेंगे हम। When India introduced the goods and service tax in July 2017, it was seen as one of the most important tax reforms since independence. It replaced a puzzle of central and state level taxes such as excise duty, VAT and service tax with a single unified system. The goal was simple: to make taxation easier, more transparent and fair. Over the year, GST has changed how India collects taxes and does businesses. It has widened the tax base, reduced the cascading effect of multiple taxes, and created a common national market. But even with these achievements, the system is far from perfect. Complicated rate structures, frequent changes, and compliance difficulties have made these things tough for many taxpayers, especially small businesses. इस तरह से आप इसकी इंट्रो लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे कि इंडियाज़ इनडायरेक्ट tax systems was fragmented and insufficient. Different states had their own tax rates and laws, which made doing business across states expensive and confusing. Taxes were taxed multiple times during production and sale, leading to a tax on tax effect and that increased prices. The introduction of GST was meant to fix this. It brought most indirect taxes under the one umbrella, allowed seamless flow of input tax credits. इस तरह से आप लिखेंगे। फिर इसके बाद आप इंडिया का जो करंटली 5 मेन जीएसटी स्लैब्स है उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद आप एड्रेस करेंगे कि जीएसटी 2.0 aims to fix this by merging some slabs and moving towards a 3 rate structure. This would make the system simpler and more predictable. Most developed economies with similar taxes like Singapore and New Zealand use 1 or 2 rates, which makes compliance and easier. तो इस तरह से आप कुछ वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा आप इसमें ग्लोबल डायमेंशन भी ऐड कर सकते हैं, जिससे और भी इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव दिखेगा। इसके बाद आप जो इसमें लेटेस्ट जो अपडेशन हुआ है, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद आप लिखेंगे कि a successful GST systems also depends on coordination between center and state. Since GST is a shared tax, both have to work together to make it function smoothly. The initial 5-year period of
compensation to states entered in 2022, leading to disagreement over revenue distribution. For GST 2.0 to work, there must be a clear and fair mechanism for sharing revenue and resolving disputes. तो इसके लिए आपको पता है GST काउंसिल बनाई गई है। फिर उसके बाद इसमें कुछ आप स्टैटिक्स और डेटा ऐड करेंगे, तो आप अपने तरीके से ना इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसकी लेंथ को मैंने काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है ताकि आप अपने अकॉर्डिंग जो इसकी एडजस्टमेंट कर सकें। और आपको जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है, आपको लगता है कि ये मेरे कंटेंट के साथ जो है वो पैरेलल चल सकती है, तो आप इससे ज़रूर वो की पॉइंट्स और फैक्ट उठा करके अपने एसे में फ़िट कर सकते हैं। आपको मैंने ये एसे जो है वो 1-2 दिन पहले प्रोवाइड करवा दिए थे, तो आपने थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस की होगी। उसके बाद आपने ऐसे को शुरू भी अच्छे तरीके से करना है, फिनिश भी अच्छे तरीके से करना है, कटिंग नहीं करनी है। हमारा अगला ऐसे होगा भारतीय विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा, बदलती प्राथमिकताएं। इसमें एक कोट या चाणक्य का कथन है, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियज्य। ये चाणक्य का कोट है, अर्थात सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है और राज्य का मूल अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। ये चाणक्य का सूत्र जो है आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की स्थिरता और सुरक्षा उसकी विवेकपूर्ण नीतियों, आत्मसंयम और व्यावहारिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। आधुनिक भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा भी इसी संतुलित सोच पर आधारित है। इस तरह से आप शुरू करेंगे ना, जब आप कोई भी कोटेशन लिखते हैं, खासकर हिंदी में या इंग्लिश में भी लिखेंगे, कोई भी कोट लिखते हैं तो उसको बिल्कुल सेंटर में लिखना है। ऐसा नहीं कि आप किनारे से शुरू करेंगे कि दूसरे किनारे से, बिल्कुल सेंटर पे रखना है, उसको सेंटर में ही फिनिश करना है। इससे आपका प्रेजेंटेशन जो है वो काफ़ी अच्छा दिखता है, तो इसलिए आपने और इन्वर्टेड कॉमास में रखना है उसको। फिर इसके बाद लिखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति का मूल उद्देश्य था राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा, विश्व शांति का समर्थन और विकास के लिए अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय वातावरण तैयार करना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसने उसे 2 महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्वतंत्र पहचान दी। तो ऐसे आप लिखेंगे। फिर 1962 में चीन के साथ युद्ध ने भारत को ये सिखाया कि आदर्शवाद के साथ साथ यथार्थवाद भी उतना ही आवश्यक है। शब्दों का चयन जो है वो आपका काफ़ी कुछ बताता है। देखिए, आप कोई बोलेंगे कि ये कलर का पेपर है, इसमें इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अपने खुद के लिए जो है वो स्टैंडर्ड हाई रखिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ, उसका फ़ायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। 1965 और 1971 के बाद पाक युद्धों ने दिखाया कि केवल डिप्लोमेटिक तरीके से सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती है। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के दौरान भारत की निर्णायक भूमिका ने स्पष्ट कर दिया कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सैन्य और कूटनीतिक दोनों साधनों का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेगा। इसी दौर में भारत सोवियत मैत्री संधि ने भारत की विदेश नीति को व्यावहारिकता की दिशा में मोड़ा। तो इस तरह से आप ये लिखेंगे। फिर लुक ईस्ट पॉलिसी का आप रेफरेंस दे सकते हैं। ईरान, इजराइल के साथ जो भी प्रैक्टिकल रिलेशन बनाए हैं भारत ने, उनके बारे में आप इसमें बता सकते हैं। तो इसमें बहुत कुछ एडिशन हुआ है, आप खुद भी पढ़िए इससे, और आपका क्या रिव्यू है आप ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि हम इसको और भी अच्छे से उस तरीके से कस्टमाइज, उस तरीके से जो है वो मोल्ड कर सकें जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। तो आई होप आपको जो है इससे हेल्प मिलेगी। बाकी जो चीज़ें हैं आपको मैं एक चीज़ जब 1-2 दिन पहले जो है एग्ज़ाम से आपको लास्ट टिप्स बता दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। जितना किया है आपने ना सफिशेंट किया है। जो भी बच्चे जुड़े हैं, घबराने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, और आपने जितनी प्रिपरेशन की है द बेस्ट की है। अगर आपका नहीं हो रहा है या आपको नहीं आ रहा है तो समझो कि किसी को नहीं आ रहा है। इसी सोच के साथ आपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।